Good morning, class 10th student. Today we will discuss a new topic, that is refraction through glass slab. Okay, now first consider a glass slab. ओके नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना ग्लास स्लैब के थ्रू। देखिए, आपको पता है ये ग्लास स्लैब ग्लास मटेरियल का बना हुआ है और बाहर क्या है हमारे पास? एयर। ठीक है, बाहर है एयर। अब ये लाइट एक इंसिडेंट हुई इस ग्लास स्लैब पे। अब ये लाइट अगर इस ग्लास स्लैब से ना क्रॉस करती या पास होती तो ये लाइट क्या होती? ये इस तरह से सिंपली निकल जाती इस तरह से। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। जब मीडियम चेंज होता है, लाइट एक रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और हमें पता है एयर एक हमारा रेयरर मीडियम होता है और ग्लास डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से इस तरफ, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है, अब आपको ये भी पता है नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रेस एंगल बनाता है वो इंसिडेंट एंगल बनाता है। ठीक है, और जो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड एंगल। फिर आपने देखा, फिर आपका मीडियम चेंज हो रहा है। ये रेस जो है कहीं ना कहीं ग्लास स्लैब से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर। फिर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, मान लीजिए एन डैश इसको बोल देते हैं हम, इसको एन बोला था मैंने। अब जब ये रे हमारा डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड होती है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब जाना यही था इसको ऐसे, बट ऐसे ना जाके ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे ये एंगल आर है नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड, ये भी एंगल कहीं ना कहीं आर हो जाएगा। ठीक है ना, कि आप भी जानते हैं भाई, अगर कैसे देखिए ये कुछ इस तरह बन रहा है, देख रहे हैं, ये आर था रिफ्लेक्टेड एंगल, ये नॉर्मल थी। सिंपली जब ये आएगा तो ये भी वैसे ही एंगल बनेगा कि नहीं? अरे भाई, इस तरह से आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, ये एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू होता है कि नहीं? तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर। और ये एंगल क्या होगा? ये एंगल कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। और ये एंगल कहीं ना कहीं आपने देखा एंगल ऑफ आई जो इंसिडेंट एंगल है इसके इक्वल हो जाता है, यानी इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर हमें दिखता है। अब हुआ क्या, अगर आप इसको गौर से देखें, अगर ये लाइट जो इंसिडेंट हो रही थी अगर इस ग्लास स्लैब से पास ना होती तो सिंपली वो इस तरह निकल जाती। बट इस ग्लास स्लैब की वजह से ये कहीं ना कहीं इस तरीके से शिफ्ट हो गई है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई है ना, लैटरली। और इस डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर कोई पूछता है व्हाट इज मीन बाय लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोल सकते हैं व्हाइल स्टडिंग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब इट इज सीन दैट द इमर्जेंट रे of light is parallel to the incident ray but laterally displaced from the path of the incident ray. ओके, मतलब laterally displace कर गई है थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर ये इंसिडेंट रे के पैरेलली। तो ये जो शिफ्टनेस या डिस्प्लेसमेंट होता है इसे बोलते हैं हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब बात आती है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स, देखिए, पहला जो फैक्टर होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल जितना ज़्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। इंसिडेंट एंगल जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड फैक्टर क्या होता है? सेकेंड फैक्टर होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमें जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस होती है, मान लीजिए थिकनेस स्मॉल टी है, जितना ज़्यादा थिकनेस होगी इस ग्लास स्लैब की उतना ज़्यादा ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। और लास्ट एक फैक्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस पे? वेवलेंथ जितना ज़्यादा
उतना ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम। वेवलेंथ जितनी कम, लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा। देखिए ये 3 फैक्टर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहे हैं, बट ये फैक्टर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी कम होगी वेवलेंथ किसी लाइट की कलर की, उतना ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। अब जो ये लाइट हम लोग इस पर इंसिडेंट कराते हैं ना, किताबों में लिखा रहता है ये जो लाइट होती है इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक से मतलब है कलर। सिंगल कलर की लाइट इस पर इंसिडेंट कराई जाती है, ठीक है ना। तो सिंगल कलर डिफरेंट कलर हो सकते हैं, हमें पता है भाई। हम लोग लाइट में बेसिकली विब्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू यही कलर पढ़ते हैं। और हमें ये भी पता है कि इनमें वेवलेंथ मिनिमम किसकी होती है? वॉयलेट कलर की। ध्यान से याद रखिएगा, वॉयलेट जो कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है, लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, वो मिनिमम होती है। तो वेवलेंथ जिसकी मिनिमम होगी तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैक्सिमम होगा। तो कई बार सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई किस कलर की लाइट का लैटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है? तो वॉयलेट कलर की लाइट की वेवलेंथ मिनिमम होती है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे इसी तरह मैक्सिमम किसकी होती है वेवलेंथ? रेड कलर की। रेड कलर की मैक्सिमम होती है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उसका मिनिमम होगा। तो वॉयलेट कलर के लिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और वेवलेंथ मिनिमम। अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट कल हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।